जब नैन्सी ने सुना कि अविनाश मान गया है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं जो बोल रही हूँ वह करो। पहले कि मुझे 100 करोड़ रुपए कैश चाहिए। नैन्सी की बात सुनकर अविनाश की आंखें तो जैसे बाहर ही निकलने वाली थी। उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया था। उसकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। उसने हैरानी से खड़े होते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुम जानती हो कि तुम क्या मांग रही हो? इतने पैसे तुमने कभी देखे भी हैं? जिस पर नैन्सी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे। ना ही वह अपनी जगह से टस से मस हुई थी, बल्कि उसने अपनी आंखों को तीखी करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या तुझे? जिस पर अविनाश ने गुस्से के साथ कहा, प्रॉब्लम? इतनी सारी रकम? तुम जानते भी हो ये कितनी बड़ी रकम है? और तुम्हें क्या पैसे पेड़ पर लगे मिल रहे हैं? उसकी बात को सुनकर नैन्सी ने गुस्से से कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। हर दिन तुम करोड़ों करोड़ों की डील करते हो। मुझे नहीं लगता कि ये रकम तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है। लेकिन अगर तुम मुझे ये पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा जो करोड़ों का धंधा चल रहा है ना, वह सब बंद हो जाएगा और साथ ही तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तो सोच लो, तुम्हारे लिए 1% पैसे जरूरी है या फिर 100%? सब कुछ खोने का जोखिम, इसे तुम ही डिसाइड करो। उसकी बात को सुनकर अविनाश की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। आज तक वह किसी के सामने नहीं झुका था, लेकिन इस अनजान लड़की के सामने उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे हार मान सकता है। उसे यकीन था कि यह लड़की कोई मामूली इंसान नहीं थी। उसे अविनाश से हर एक राज के बारे में इतनी बारीकी से जानकारी थी, जबकि अविनाश अपने आप को पूरी तरीके से दुनिया से छुपा कर रखता था। नैन्सी उसके जवाब का इंतजार करती रही। उसकी शांत आंखें अविनाश पर टिकी थी। अविनाश ने अपनी आक्रोश को काबू में करते हुए कहा, ठीक है, और क्या करवाना है तुम्हें? जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक और काम करवाना है। एक मेरी जैसी लड़की को, डेड बॉडी को ढूंढो और उसे मैं जो बोल रही हूँ वैसे कपड़े पहनाओ। साथ ही उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दो, जिसे कोई भी ना पहचान पाए, और फिर उसे समंदर में जाकर फेंक दो। इसके अलावा मुझे आंध्र प्रदेश जाने के लिए एक फ्लाइट बुक करो। साथ ही आंध्र प्रदेश में एक मेंशन चाहिए। तुम्हारे पास बिल्कुल भी कमी नहीं है, मुझे अच्छे से बताएं। और फिर उसने अपनी घड़ी को देखते हुए कहा, फिर अब ये सब 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा करो। अगर तुम ये सब कर दोगे तो तुम्हारे सारे राज मेरे पास सुरक्षित रहेंगे और हम दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी, जैसे कि हम कभी मिले ही नहीं थे और ना ही हमारे बीच कोई कनेक्शन होगा। नैन्सी की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, जैसे जैसे सोच रहे हो कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। वहीं अविनाश खड़ा हो गया और कड़क आवाज में बोला, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तुम ये सब करवाना चाहती हो? जिस पर नैन्सी ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, जितना कहा है उतना करो। ज़्यादा सवाल जवाब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम मुझे 2 घंटे के अंदर चाहिए। जिस पर अविनाश अब पूरी तरीके से गुस्से से भरा हुआ था। उसने नैन्सी को घूरते हुए कहा, और मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? क्या पता तुम ये सब करने के बाद मुझे ब्लैकमेल करते रहो। जिस पर नैन्सी ने उसकी बात पर हंसते हुए जवाब कह दिया, मैं वही करती हूँ जो कहती हूँ, और तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मुझे तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। अब मुझे ये सारे काम 2 घंटे के अंदर अंदर चाहिए, वरना अपने परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना। उसकी बात सुनकर अविनाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका मन कर रहा था कि वह नैन्सी का गला घोंट दे और उसे मार दे। साथ ही वह उसकी बॉडी में इतने सारे चाकू घोंप दे कि भगवान भी उसे ना पहचान पाए। लेकिन वह जानता था कि इस वक्त वह कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता था। उसकी बॉडी में गुस्से की लपटें जल रही थी, लेकिन वह बेबस सा। नैन्सी ने अपनी उसकी तरफ देखा और अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, 10 मिनट तो हो चुके हैं, अब सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट बाकी हैं। तुम काम शुरू कब करोगे या बातें ही करनी है? उसकी कही हुई बात को सुनकर
अविनाश ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और उसने जल्दी से अपने आदमियों को इशारा किया। वे फौरन अब उनके आदेश को पूरा करने के लिए वहां से निकल गए। उनके जाते ही अविनाश ने नैन्सी की अच्छी तरीके से खातिरदारी करने की ठानी। उसने अपने कर्मचारियों को चाय नाश्ता क्लब की सबसे बेहतरीन वाइन लाने का आदेश दिया। वह आदमी जो पूरे मुंबई पर राज करता था आज एक अनजान लड़की की वजह से उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। यह उसके लिए अनहोनी सी बात थी, लेकिन नैन्सी के पास जो ताकत और राज थे उसकी वजह से अविनाश को ऐसा करना पड़ रहा था। वहीं अविनाश ने ना सिर्फ नैन्सी की हर मांग पूरी की बल्कि 2 घंटे के भीतर भीतर उसके सारे काम भी खत्म कर दिए थे। सारे काम होने के बाद उसने नैन्सी को खुद पर्सनली फ्लाइट के पास छोड़कर आया और खुद ही नैन्सी को बड़ी आफत समझकर उसे विदा किया। उसके जाने के बाद उसने गहरी सांस ली थी। उसे कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था यह तो सिर्फ वही जानता था। लेकिन फिर उसे नैन्सी पर बिलीव नहीं था, जिससे उसने अपना एक आदमी भी नैन्सी पर नज़र रखने के लिए लगा दिया था, जिससे वह उसे धोखा ना दे सके। वहीं नैन्सी ने एक बार भी मुड़कर उन दोनों को नहीं देखा था और अपनी जुबान के मुताबिक वह आंध्र प्रदेश से निकल गई, आंध्र प्रदेश जाने के लिए निकल गई थी। वहीं मुंबई में एक पल भी नहीं रुकी थी, क्योंकि उसे पता था अगर उससे यहाँ ज़्यादा समय बिताया तो आदित्य से उसका सामना हुआ तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी और इस वक्त उसे सिर्फ अपना मिशन पूरा करना था। आंध्र प्रदेश पहुंचने के बाद नैन्सी सीधे उस फार्म हाउस की ओर बढ़ी जो अविनाश ने उसे दिया था। फार्म हाउस बहुत बड़ा और भव्य था, जिसे देखकर नैन्सी काफ़ी प्रभावित हुई। यह उसकी उम्मीद से भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके मन में फिलहाल एक ही चीज़ थी, उसका मकसद। नैन्सी ने खुद को पूरी तरीके से अपने काम में लीन कर लिया। नैन्सी ने एक भली भांति जानती थी कि वह आंध्र प्रदेश में एक खास मकसद की वजह से आई है और उस मकसद को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाने पर फोकस किया। दिन के 10 घंटे वह कड़ी से कड़ी एक्सरसाइज में बिता दी, अपने शरीर को इस काबिल बनाने के लिए कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सके। रात में वह चुपचाप आंध्र प्रदेश की हर गतिविधि पर नजर रखती कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कैसा क्या चल रहा है। उसकी नज़र हर कहीं थी। वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल को समझने में जुटी थी ताकि वह यहाँ के हर पहलू को जान सके। नैन्सी ने ठान लिया था उसे एक मजबूत आर्मी खड़ी करनी है और गैंगस्टर की दुनिया में कदम जान जमाने हैं। उसके वजह से रात का समय था जब वह चेयरमैन सर से मिली थी। उस रात इसके आगे वह कुछ सोचती कि किसी ने उसकी सोच को रोक दिया था। अचानक से किसी ने आकर उसके दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा दरवाजे पर खटखटाने की आहट सुनकर अचानक से नैन्सी अपनी सोच से बाहर आई। उसने चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखा और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई टेबल पर जहाँ पर अभी भी आदित्य की जानकारी शो हो रही थी। नैन्सी ने एक गहरी सांस ली और खड़ी होकर दरवाज़ा खोला। सामने नताशा खड़ी थी। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थी। नताशा बिना कुछ कहे या फिर नैन्सी की बिना इजाज़त लिए हुए अंदर आ गई। नैन्सी ने उसे अंदर आते देखा लेकिन कुछ भी कहा नहीं, बस दरवाज़ा बंद कर दिया। नताशा के अंदर कदम रखते ही उसकी गुस्साई नजरें नैन्सी पर टिक गई। वह बिना किसी भूमिका के सीधे अपने सवाल पर आ गई। आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारे यहाँ आने की असली वजह क्या है? मैं जानती हूँ तुम्हारे यहाँ आने का कोई ना कोई कारण जरूर है और मैं वो कारण तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताओ मुझे। नताशा के तीखे सवाल पर नैन्सी कुछ पल चुप रही। उसकी निगाहें नताशा के चेहरे पर टिकी हुई थी, जैसे वह सोच रही हो कि कितना सच बताना सही होगा। फिर कुछ देर बाद की खामोशी के बाद उसने सीधा जवाब दिया, मुझे किसी से बदला लेना है। नताशा ने उसकी बात सुनकर आंखें सिकोड़ ली। उसके माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं। उसने गंभीर स्वर में पूछा, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? उसकी कही हुई बात को सुनकर नैन्सी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पर किसी से बदला लेना है। उसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जिस पर नताशा ने पूछा, और वह कौन है? जिस पर नैन्सी एक पल को चुप रही और उसे बस देखती रही। फिर शांति से जाकर सोफे पर बैठ गई और फिर उसे घूरते हुए बोली, और मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं?
उसने बड़े ही एटीट्यूड से नताशा से सवाल किया था। उसके सवाल को सुनकर नताशा ने अपने हाथ की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और फिर गुस्से में अपने दांतों को भींचते हुए कहा, ओके फाइन, लेकिन मेरी बात को साफ साफ सुनो। मैं तुझे सीधे लफ्जों में बता दे रही हूँ, तुम यहाँ पर जो भी करने आई हो, अगर उस वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस फैमिली को किसी भी इंसान को कुछ भी हुआ या थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। तुम यहाँ जो करने आई हो वह करो, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से ऑर्गेनाइजेशन या इस फैमिली को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर इसे तुम धमकी समझो या फिर कुछ और। यह बोलकर वह गुस्से से वहां से चली गई। उसे गुस्से में जाता देखते नैन्सी एक गहरी सोच में पड़ गई थी। कमरे की खामोशी उसके बेचारे को और गहरा बना रही थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे दस्तावेजों पर पड़ी जिन पर आदित्य की जानकारी थी। उसे देखकर उसने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली और थकान भरे अंदाज में अपने सिर को पीछे सोफे पर टिकाया और सांसें भारी हो गई। वह खुद से बुदबुदाने लगी जैसे किसी अनजाने डर को स्वीकार कर रही हो। पता नहीं क्या होगा जब हम आमने सामने आएंगे। जानती हूँ आसान नहीं है कुछ भी होने वाला, लेकिन क्योंकि नफरत का बीज बोने वाली मैं ही तो हूँ। उसके शब्दों में दर्द और पछतावा था, लेकिन उसकी पलकें काफी थकी हुई थी जिसकी वजह से कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। वहीं आधी रात का समय था। आदित्य का प्राइवेट जेट धीरे धीरे मध्य प्रदेश के एक घने जंगल के पास लैंड हुआ। वहां पर आदित्य लेने के लिए उसके लिए काफी सारे बॉडीगार्ड्स कार को लिए हुए खड़े थे। कार की लाइट्स उस पूरे घने जंगल में चमक रही थी। उसके लैंड होते ही चिराग जल्दी से जेट से बाहर आया। उसके बाहर आने के बाद आदित्य ने भी जेट से बाहर कदम रखा। वहाँ की ठंडी हवाओं ने उसे छू लिया, मानो सालों बाद उसे सुकून मिल रहा हो। इतने महीनों से वह अपने कर्मों की इतना डूबा हुआ था कि उसे इस तरह की शांति का एहसास शायद पहली बार ही हो रहा था। लेकिन इस सुकून के एहसास के साथ ही उसे अपने शरीर में अचानक से थकान महसूस होने लगी। आदित्य के शरीर हल्का सा झटका खाकर ठिठक गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे चक्कर महसूस हुआ और ऐसा लगा कि वह गिरने वाला है। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और उसके संतुलन खोने के पहले ही उसके बॉडीगार्ड और चिराग उसकी ओर बढ़े। चिराग की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने लगभग आदित्य को थामने के लिए अपने हाथ बढ़ाया ही था, लेकिन आदित्य ने अपने हाथ का इशारा करते के कोई के आने के लिए न आगे आए इसका इशारा किया। आदित्य की नजरें स्थिर थी। वह अपने गुस्से पर काबू रखते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए सब ठहर सा गया। उसकी नजरें वातावरण में गूंज रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को पूरी तरीके से संभाला, सीधा खड़ा हुआ और फिर शांत लेकिन मजबूत कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह जानता था कि कमजोरी दिखाना उसके लिए विकल्प नहीं था। उसके एक कदम के साथ उसकी ताकत लौट रही थी और एक बार फिर वही पुराना आदित्य बन गया था, अजय और अडिग। पास खड़े रोहित ने गहरी सांस ली लेकिन मन ही मन बड़बड़ाया, बॉस, अगर आप ऐसे ही खुद को रॉबोट समझकर काम करते रहेंगे ना तो पता नहीं आपका क्या होगा। ऑलरेडी आपकी तबीयत खराब होने शुरू हो गई है। आखिर आपको कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन उसे मालूम था कि ये सब कहने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी। आदित्य का गुस्सा और उसका रुतबा उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता था। वह आदित्य की किसी भी चीज तरह से नाराज नहीं करना चाहता था, खास तौर पर जब वह पहले से ही इतना ज़्यादा तनाव में दिख रहा था। आदित्य और उसके साथियों के लिए पहले से ही एक लंबी काले रंग की कारें तैयार खड़ी थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, पीछे पीछे तभी बॉडीगार्ड्स पर चल पड़े। 5-6 गाड़ियों का काफिला जंगल में निकलते हुए सीधे शहर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर में उसकी कारें आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े और भव्य होटलों में से एक के सामने रुकी। यह होटल उन वीआईपी मेहमानों के लिए बुक किया गया था जो खास मौक़ों पर यहाँ पर आते थे। आदित्य के पहले से ही एक खास वीआईपी स्वीट को बुक था जहाँ उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया था।
होटल के बाहर सुरक्षा के खड़े इंतजाम थे और जैसे ही उनका काफिला होटल के अंदर दरवाजे पर पहुंचा, स्टाफ ने आदित्य का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लेकिन आदित्य बिना किसी की नजरें मिलाए सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल में वही पुरानी शान और अविश्वास था, जैसे उसे किसी भी चीज की परवाह ही नहीं थी। उधर चिराग और बाकी सभी बॉडीगार्ड्स भी अपने अपने कमरों में चले गए थे, लेकिन चिराग के मन में अभी भी आदित्य की तबीयत को खराब लेकर चिंता हो रही थी। उसने सोचा, अगर बॉस ने अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखा तो इसका असर उनके काम पर पड़ेगा। लेकिन यह चिंता उसे अपने तक ही सीमित रखनी पड़ी, क्योंकि आदित्य को टोकने की उसकी हिम्मत भी नहीं थी और ना ही आदित्य उसकी बात को सुनता। सुबह का वक्त था। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे पर यूएस की फ्लाइट लैंड होती है, जिसके अंदर से काली शर्ट और महंगे ब्रांडेड शूज में कनिष्क बाहर निकलता है। वो किसी शाही राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा था, जिस वजह से उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अपने हाथों में ब्लैक कलर का सूटकेस को पकड़े हुए वह फ्लाइट से नीचे उतरते हुए काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ उसे देखकर आहें भरते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख कर ले रही थी और आपस में बातें की जा रही थी। कोई भी उस पर अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। वह देखने में इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन कनिष्का का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे। वह एयरपोर्ट से बाहर आया, उसकी चाल में आत्मविश्वास और एक अलग ही रुतबा था। सर उठा हुआ, कंधे सीधे और हर कदम ऐसा जैसे धरती खुद झुककर उसे सलाम कर रही हो। हवाई अड्डे के बाहर उसका स्वागत करने के लिए कई सारी चमचमाती लग्जरी कारों की कतार खड़ी हुई थी। BMW, मर्सिडीज एंड रॉयल्स रॉयल्स। हर कार उसके परिवार की शक्ति और प्रतिष्ठा को दर्शा रही थी। उसके उतरते ही उसके सबसे विश्वास पात्र आदमी मोहित, जो कई सालों से उसके परिवार की सेवा में था, झुककर आदर पूर्वक बोला, आपका स्वागत है सर। सभी लोग आपका इंतजार में हैं। यह कहते हुए उसने जल्दी से सूटकेस को ले लिया। वहीं कनिष्क ने अपनी नज़रों को चारों ओर दौड़ा दी। तभी अचानक से एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसे गले लगाते हुए बोली, भाई कैसे हैं आप? थैंक गॉड आप आ गए, वरना हम तो आपको याद कर कर के पागल ही हो जाते। अपनी बहन की आपको याद नहीं आई थी क्या? एक बार चले गए फिर आई नहीं, क्यों भाई? और वह मुंह बनाते हुए कनिष्क से दूर हुई। जैसे ही कनिष्क ने उस लड़की का चेहरा देखा तो अचानक से उसने अपनी आंखों पर से जल्दी से चश्मे को हटा दिया। उसने हैरानी के साथ कहा, मायरा दी आप? क्या सच में मायरा दी आप? आपने तो सच में डरा ही दिया दी, लेकिन आप कैसे कैसे बच गए? वहीं उसकी कही हुई बात को सुनकर मायरा उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वहीं कनिष्क की आंखें आंसुओं से भर गई थी। तभी अचानक से नताशा ने कनिष्क के कंधे को हिलाते हुए कहा, भाई क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? भाई आप कहाँ खो गए? क्या सोच रहे हैं आप ठीक है ना? क्या हुआ भाई? उसके जोर से कंधे हिलाने की वजह से कनिष्क अचानक से अपने होश में वापस आया और उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो कहीं भी उसे मायरा दिखाई नहीं दी। उसने उसे गले लगाया। वह नताशा थी, यानी कि उसे सिर्फ और सिर्फ मायरा के होने का वहम हुआ था, क्योंकि हर बार उसकी बहन ही उसे पिकअप करने के लिए आई थी, जिस वजह से अचानक से वह इमोशनल हो गया था। लेकिन उसने जल्दी से ही अपने इमोशंस को संभाल लिया था और उसने सामने देखा तो नताशा परेशानी से उसकी तरफ ही देख रही थी और उससे सवाल पूछे जा रही थी। उसे परेशान देखकर कनिष्क ने प्यार से उसके सर पर हाथ सहलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी प्यारी सी छोटी सी खरगोश, परेशान मत हो। बस मुझे मायरा दी की याद आ गई थी। उसकी कही हुई बात को सुनकर नताशा का चेहरा भी उदासी से भर गया था। उसे उदास देखकर कनिष्क ने माहौल को सही करते हुए कहा, तू यहाँ पर उदास होने के लिए आई है या फिर मुझे पिकअप करने के लिए? अगर तू इतनी उदास दिखती रहेगी तो लोग सोचेंगे कि मैं कितना गंदा भाई हूँ। आते ही तुझे डांटना शुरू कर दिया। उसकी बात को सुनकर नताशा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और आपने अभी नहीं डांटा क्या भाई? जिस पर कनिष्क ने उसकी नकल उतारते कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी मोटकी को कैसे डांट सकता हूँ? जिस पर नताशा ने खोते हुए कहा, खबरदार मुझे मोटकी कहा तो
जिस पर कनिष्क ने जिद करते हुए कहा, मैं तो मोटकी ही कहूँगा, मोटकी मोटकी। जिस पर नताशा ने झुंझुलाते हुए कहा, भाई मैं आपको पीट दूंगी। जिस पर कनिष्क ने इमोशनल होते हुए कहा, वाह, अब तो अपने भाई को पीटेगी। इतना ही प्यार करती है अपने भाई से कि उसके उदास चेहरे को देखकर नताशा ने जल्दी से उसे मनाते हुए कहा, सॉरी सॉरी भाई, अब ये नाटक करना बंद कीजिए आप। मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और वह अपने हाथों को फोल्ड करके अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। यह देखकर कनिष्क ने जल्दी से उसे अपनी गले लगाते हुए कहा, अच्छा बाबा, चल, आई एम रियली सॉरी। मैं तुझे बिल्कुल भी मोटकी नहीं कहूँगा। तू तो मेरी प्यारी सी खरगोश है ना। अब ये मुंह फुलाना बंद कर। जिस पर नताशा मुस्कुराते हुए उसके गले लगते हुए बोली, आई मिस यू भाई, एंड आई मिसिंग मायरा दी लॉट्स ऑफ टू। मैंने आपको बहुत मिस किया और मायरा दी को भी बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। यह कहते हुए उसका गला रुंध गया था। वहीं कनिष्क ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, एंड आई मिस यू सो मच। फिर वह दोनों एक दूसरे से दूर हुए और नताशा ने जल्दी से आंसू साफ करते हुए कहा, चलिए घर। इस पर भी सब आपका बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं, खासकर माँ। जिस पर कनिष्क ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर वह दोनों कार में बैठ गए। घर चलो, कनिष्क ने संक्षिप्त और गहरी लहजे में कार में बैठे हुए ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक ठहराव था। उसके कहने पर अचानक से वह कारों का काफिला शहर की सड़कों में गुजरता हुआ सीधे उसके विशाल हवेली की ओर बढ़ गया था। पर हर मोड़ पर लोगों की निगाहें उन कारों की तरफ उठ जाती थी, जैसे जान गए हो कि कनिष्क वापस लौट आया है। उस परिवार का वारिस, जिसकी ताकत शहर की हर गली में मशहूर की जाती थी। जब कारें हवेली के गेट पर रुकी तो हवेली के मुख्य द्वार पर सजावट और लाइट्स पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। घर के नौकर और परिवार के कुछ करीबी सदस्य दरवाजे पर खड़े हुए थे। उसकी माँ मृदुला देवी हाथों में आरती की थाल लिए खड़ी थी। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था, आंखों में हल्का सा नमी का अंश, लेकिन चेहरे पर वही ममता और गर्व जो हर माँ को अपने बेटे में होता है। जैसे ही कनिष्क कार से उतरा, उसकी माँ उसकी ओर बढ़ी और अपनी माँ को देखते ही कनिष्क के चेहरे पर अचानक से नरमी आ गई थी। उसने जल्दी से नीचे झुकते हुए उनके पैरों को छू लिया। जिस पर मधुरा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। उसके आशीर्वाद से कनिष्क ने मुस्कुराते हुए लगा। वहीं मधुरा जी ने उसे देखते ही इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। कनिष्क बेटा, इतनी सारी बात तुम्हें देखा, इन्होंने आरती करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में भावनाओं का सैलाब था। उनकी कही हुई बात को सुनकर कनिष्क के चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे जम सी गई थी। उसकी माँ भूल गई थी कि वह यहाँ वापस आ गया है और उसे यहाँ से वापस गए हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। लेकिन वह अपनी माँ की हालत को अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने वापस से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को लाते हुए कहा। वहीं यह सुनकर ले आया वहीं यह सुनकर नताशा उसकी तरफ ही देख रही थी। जिस पर कनिष्क ने उसे हल्की सी मुस्कान दी, फिर अपनी माँ को तरफ देखते हुए अपने हाथों से उनकी आरती की थाल को छुआ। माँ, अब मैं हमेशा के लिए आपके पास वापस आ गया हूँ ना, और अब मैं तो आपको छोड़कर भी कहीं नहीं जाने वाला, किसी भी कीमत पर नहीं। हमेशा दिमक की तरह आपसे ही चिपका रहूंगा। वह अपनी माँ को ऐसे देख रहा था जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो, लेकिन उस असली सुकून अपने घर लौटकर ही मिला है। उसकी बात को सुनकर मदला जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। जिस पर नताशा ने उनके हाथों से थाली की ले लिया। यह देखकर कनिष्क ने जल्दी से अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, अरे माँ, अब मैं आ गया हूँ। अब भी आप रो रहे हैं और हमेशा फ़ोन पर भी आप रोती रहती थी। अगर आप ऐसे ही रोएंगे ना तो मैं फिर से वापस चला जाऊंगा। जिस पर मित्रा जी ने किसी अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही हूँ और तुम वापस कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास ही रहोगे। पता है मैंने तुम्हें कितना याद करती हूँ। तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो, अपनी माँ को बस दर्द ही देते हो। कोई भी मेरे पास रहता ही नहीं है। वह भी कल ही वापस आई और तुम आज, और उसके बाद फिर से तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। मैं घर में कितनी अकेली पड़ जाती हूँ, तुम दोनों को तो समझ भी नहीं आता। मुझे इस घर में कितना ज़्यादा अकेलापन फील होता है। यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे।
वहीं जब कनिष्क ने मायरा का जिक्र सुना और यह सुना कि वह कल ही आई है तो अचानक से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसने नताशा की तरफ देखा जो कि जल्दी से पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने का इशारा कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि कनिष्क गुस्से में कुछ बोलकर माँ की तबीयत को और ज़्यादा खराब कर दे। वहीं कनिष्क उसके इशारे से समझ गया था कि आखिरकार वह क्या बोलने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से उसने उस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा, आई एम रियली सॉरी, हम अब कहीं नहीं जाएंगे, बस आप रोना बंद करिए माँ। यह कहते हुए उसने अपनी माँ को गले से अलग किया और उनकी आंखों में आंसुओं को साफ किया, जिस पर मद्रा जी ने कहा, पक्का प्रॉमिस ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे। जिस पर कनिष्क ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का 12 प्रॉमिस, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। यह सुनकर वो अचानक से खुश हो गई थी। तभी बिल्कुल उसके पास खड़े पिता चेयरमैन सर आगे आए और उसके चेहरे पर अपने बेटे को देखकर प्राउड साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कनिष्क के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ से हो गया हो तो अपने बाप से भी मिल लो, कब से मैं भी आप तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह कहते हुए उनका स्वर स्थिर था, लेकिन उसमें जो गर्व था वह साफ झलक रहा था। जिस पर कनिष्क ने चेयरमैन सर की ओर एक नज़र देखा और फिर बिना कुछ कहे उनके पैरों को छूते हुए कहा, नमस्ते पापा। जिस पर चेयरमैन सर ने, अरे मेरी शेर, मेरे पैर नहीं, तुम तो मेरे गले लगो। यह कहते हुए वह उसे गले लगाने वाले थे, लेकिन कनिष्क ने जल्दी से 2 कदम पीछे हो गया और फिर अपनी माँ को पकड़ते हुए बोला, चलो माँ, अब कब तक बाहर ही खड़ी रहोगी, अंदर चलते हैं, भूख लगी है मुझे। और यह बातें करते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। उसने वापस से एक भी नज़र चेयरमैन सर की नहीं डाली थी। यह देखकर चेयरमैन सर की स्माइल उनके चेहरे पर ही जम गई थी और वह समझ गई कि वह उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वहीं यह देखकर नताशा ने एक नज़र चेयरमैन सर पर देखा, लेकिन वह भी उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, इसीलिए वह अभी अंदर की तरफ चली गई। उन्हें जाते हुए देखकर चेयरमैन सर ने अपने मन में उदासी के साथ कहा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की मुझसे किस बात की नाराज़गी है, लेकिन मुझे भी तो समझो, वह भी मेरी बेटी ही थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं तो तुम्हें एक न एक दिन इस बात का एहसास जरूर होगा कि मैंने जो भी किया है वह गलत नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और वह भी अंदर चले आए। वहीं वहाँ खड़े मोहित जाते हुए चेयरमैन सर को देखते हुए बोला, आपने सच में इस बार सही फैसला नहीं लिया है बड़ी साहब। छोटे साहब की आपसे नाराज़गी बिल्कुल सही है। फिर वह भी अपने काम में लग गया। वहीं अंदर मृदुला जी कनिष्क को डाइनिंग टेबल पर तरफ ले गई। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर मायरा तो आई ही नहीं है, जिस वजह से उन्होंने जल्दी से एक मेड को मायरा को बुलाने के कहा, जिस पर कनिष्क के हाथ की मुट्ठियाँ कसकर बंद हो गई और वह गुस्से के साथ नताशा की तरफ देखने लगा था। जिस पर नताशा ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत रहने का इशारा किया। वहीं मदुरा जी ने मुस्कुराते हुए बिना कुछ भी चीज़ के नोटिस किए हुए कहा, कल थक गई थी ना, इसीलिए लेट हो गई है। अभी आती होगी तो मैं देखकर वह सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। फिर वह एक मेड से कहकर उसके लिए नाश्ता बनवाने लगी। वहीं उसी वक्त टिया बेबी पिंक कलर की फॉर्मल ड्रेस में अपने रूम से बाहर आई। उसके हाथों में आईपैड था। उसने वहाँ का माहौल देखा और उसकी नज़र कनिष्क के ऊपर गई। वहीं कनिष्क ने भी एक नज़र उसकी तरफ देखा और गुस्से से दूसरी तरफ देखने लगा। वहीं टिया ने यह देखकर अपने मन में कहा, तो यही है यहाँ के राजकुमार, लेकिन चेहरा तो ऐसा बनाया हुआ है जैसे किसी ने इनका राज्य ही छीन लिया हो। और मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतनी बुरी तरीके से घूरा? क्या मैंने इसकी मनपसंद चीज को छीन लिया है? इतना सीरियस फेस है तो राजकुमार, लेकिन मिजाज किसी तानाशाह से कम नहीं रहा है। खैर मुझे क्या। यह बोल उसने अपना सर झटका और वहां से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। तभी से उसकी नज़र सीढ़ियों से आ रही नैन्सी के ऊपर पड़ी। नैन्सी ने एक रेड कलर की वेस्टर्न ड्रेस को पहन रखा था। उसके ऊपर से एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था। साथ ही उसके सिर पर एक ब्लैक गोल कैप थी। जब उसने डाइनिंग टेबल का नज़ारा देखा तो वह भी 1 मिनट के लिए रुक गई थी।
वहीं नीचे सभी की नजरें भी नैन्सी के ऊपर ही चली गई थी। वहीं जब नैन्सी और कनिष्क की नजरें मिली तो कनिष्क की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। वहीं नैन्सी की आंखें बिल्कुल शांत थी। वहीं नैन्सी ने अपने मन में एक गहरी सांस लेकर कहा, हद है, मतलब नफरत करने के लिए नताशा ही काफी नहीं थी क्या, जो अब ये मेरी जान का दुश्मन बनकर आ गया। और वह भी घूर तो ऐसे रहा है जैसे मानो अभी आंखों से ही मुझे भस्म कर देगा। क्या मुसीबत है भगवान, यही मिला आपको मेरा खून चुसवाने के लिए। इसके चेहरे से पता चलता है मेरे होने भर से ही इसकी दुनिया में तूफान आ जाता है। चलो अब देखती हूँ कितना सहते हैं ये जनाब। यह कहते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। तो क्या मोड़ लेगी ये कहानी। नैन्सी को आते देखकर मृदुला जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने जल्दी से नैन्सी से कहा, बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो, जल्दी से नीचे आओ, देखो कौन आया है, और जल्दी आओ मिलो इसी शैतान से। जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और वहीं नैन्सी सीढ़ियों से नीचे आई और फिर उसने टिया के पास रुकते हुए धीरे से कहा, माँ ने बिल्कुल सही नाम लिया है ना, बस दो सींग की कमी है, बाकी पूरा शैतान वाला लुक दे रहा है। जिस पर टिया ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा, यस बॉस, आपने सही कहा। जब नैन्सी ने उसके मुंह से वापस से बॉस सुना तो उसने टिया को घूर कर देखते हुए कहा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई बीमारी है। जिस पर टिया ने कंफ्यूजन से पूछा, नहीं बॉस, अभी कुछ दिनों पहले मेरा हेल्थ चेकअप हुआ था, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल हेल्थी आई है। क्यों बॉस। जिस पर नैन्सी ने आंखें तीखी करते हुए कहा, हद है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो क्या, मैं तुम्हें ताना मार रही हूँ। कितनी बार कहा है बॉस मत बोला करो, लेकिन नहीं, इस सिचुएशन में भी बॉस ही बोल रहा है। कभी कैजुअल भी बात कर लिया करो। अगली बार से मैंने इसके आगे वह कुछ और बोलती कि तभी तभी दिया ने बीच में ही टोकते हुए हड़बड़ा कर कहा, आई एम रियली सॉरी बॉस, लेकिन अचानक से मुझे याद आया मैं अपना फ़ोन तो अपने रूम में ही भूल आई हूँ, अभी आती हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से नैन्सी की कुछ भी सुने बिना जल्दी से भागी। उसने 3 कदम ही बढ़ाए थे कि उसके फ़ोन का अलार्म बजने शुरू हो गया, जिससे उसने डरते हुए पीछे देखा। आखिर उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी, नैन्सी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देख रही थी। यह देखकर टिया बुरी तरीके से डर गई और वह जल्दी से वहां से किसी हवा की रफ्तार से रफू चक्कर हो गई। जिस पर नैन्सी ने उसके बंद कमरे को घूरते हुए कहा, ये लड़की भी ना कभी मेरे हाथों से बुरी तरह से मार खाने वाली है। वह बड़बड़ा ही रही थी कि तभी चेयरमैन सर ने उसके पास आते हुए कहा, दरवाजे को ऐसे घूरने से वो खुलने नहीं वाला और ना ही टिया वापस आने वाली है, इसीलिए चलो और उससे मिल लो। उसकी बात को सुनकर नैन्सी ने चेयरमैन सर को देखा और फिर कनिष्क की तरफ देखा, जो उसे अभी भी घूर कर देख रहा था। यह देखकर नैन्सी ने थोड़ा सा चेयरमैन सर के पास झुकते हुए कहा, अंकल ये आपका ही बेटा है ना, सही में ड्रकुला जैसा डरावना लग रहा है। आप देख रहे हैं ना कैसे आपका बेटा मुझे घूर रहा है, जैसे अभी मेरी आंखों से ही जान ले लेगा, और आप मुझे इसे लाने के लिए बोल रहे थे। मैं यकीन से कह सकती हूँ अगर ये अपनी नज़रों से मार सकता तो अब तक मैं ख़त्म हो चुकी होती, बल्कि अगर गलती से इसे लेने चली गई होती ना तो ज़रूर मुझे कहीं किसी खाई में अभी तक धक्का दे चुका होता। उसकी बात को सुनकर चेयरमैन सर ने उसकी तरफ नाराज़गी के साथ देखा और फिर गुस्से के साथ कहा, वो इतना भी बेकार नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो तो इसके आगे वह कुछ बोलते कि नैन्सी ने उन्हें रोकते हुए कहा, हाँ अंकल समझ गई, आपका बेटा बहुत शांत है, सुशील है और अपनी बहन से बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए नफरत करता है। वो नाराज है, बस उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी बहन की जगह किसी और ने ले ली, वगैरह वगैरह। तो ये सब फालतू की बातें मुझे नहीं सुननी है, मुझे अच्छे से पहले से ही पता है इसे ना मेरी सख्त से एलर्जी है, देखते ही ज्वालामुखी बन जाता है। चेयरमैन ने नैन्सी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिलाया। वहीं नैन्सी मृदुला जी के पास पहुंची, जो इस घर में छुपे तनाव से पूरी तरीके से अनजान थी। उन्होंने नैन्सी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, कनिष्क से जाकर बात करो बेटा। उसकी बात को सुनकर नैन्सी तुरंत मुस्कुराते हुए कनिष्क के पास आई और हल्के अंदाज में बोला, हेलो। कनिष्क जो पहले से उसके अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, माँ की उपस्थिति के कारण चाहकर भी नाराजगी नहीं दिखा सका, जिस वजह से उसने भी धीमे स्वर में जवाब दिया, हेलो। यह देखकर मृदुला जी ने अपने माथे पर सिकन को डालते हुए कहा,
ये क्या हेलो हाय हो रहा है? तुम दोनों भाई बहन हो, गले मिलो, हंसी मजाक करो। ये हेलो हाय क्या होता है? क्या हो गया तुम दोनों को? ऐसे अजनबी क्यों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? लड़ाई हुई क्या तुम दोनों की? जिस पर कनिष्क ने अंदर ही अंदर गुस्से में कहा, हम अजनबी ही हैं माँ, ये मेरी बहन नहीं है। ये कोई बहरूपिया है जो मेरी बहन की जगह इस घर में रह रही है। मेरी बहन नहीं है ये। लेकिन ये बात तो आपको कैसे समझाऊं? वहीं नैन्सी ने मृदुला जी की बात सुनते ही जल्दबाजी में मुस्कुराते हुए कहा, और फिर जल्द जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ माँ, मैं अभी लगाती हूँ। और यह बोलकर वो उसने जल्दी से आगे बढ़कर कनिष्क को गले लगा लिया और बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोली, हाय ब्रो, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, कैसा है तू? सब ठीक है ना? खाता पीता है या फिर घूरने से ही तेरा पेट भर जाता है? उसके इस बनावटी प्यार और नाटक को देखकर कनिष्क का खून खौल रहा था। उसका मन किया कि वह नैन्सी को जोर से धक्का दे और खुद से दूर कर दे, लेकिन माँ की वजह से उसने अपने गुस्से को जब्त किया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड की गहरी सांस ली और फिर उस चेहरे पर बनावटी मुस्कान को लाकर कहा, नहीं दी, मैं खाता हूँ, आप ठीक है ना? जिस पर नैन्सी ने उसे हल्के से दूर करते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल चंगी थी, लेकिन आगे का पता नहीं है ना। जिस पर कनिष्क की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया था, क्योंकि नैन्सी उसकी बातों में ही टोंट मार रही थी और वह साफ दिख रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसके भीतर एक तूफान था, लेकिन ऊपर से वह शांत दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। मृदुला जी कुछ और कहने वाली थी, तभी कनिष्क ने जल्दी से उनके सामने कहा, माँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप मुझे खाना खिलाएंगी या ऐसे ही भूखे रखने का इरादा है? मृदुला जी ने कनिष्क की हड़बड़ाहट को अनदेखा करते हुए सिर पीट कर हंसते हुए कहा, ओह हाँ, सॉरी सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये सब छोड़ो और जल्दी से खाना शुरू करो, और तुम भी सब बैठ जाओ और अच्छे से नाश्ता करो। जिस पर सभी लोग धीरे धीरे टेबल पर बैठ गए और नाश्ता करने लगे, लेकिन कनिष्क का ध्यान सिर्फ और सिर्फ नैन्सी पर था। नाश्ता करते हुए उसकी नज़रें बार बार नैन्सी को घूर रही थी, जो बेहद आराम से मुस्कुराते हुए खाना खा रही थी, मानो कुछ भी हुआ ही ना हो। उसकी मुस्कान में एक ऐसी चालाकी थी जो कनिष्क के गुस्से को और बढ़ा रही थी, जबकि नैन्सी हर बार उसकी नज़रों को टालकर मुस्कुराहट से जवाब दे रही थी। कनिष्क का मन कर रहा था कि वो एक पल में सारा नाटक खत्म कर दे, लेकिन अपनी माँ के सामने वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसका हर निवाला जैसे भारी होता जा रहा था और नैन्सी की हर मुस्कान उसे अंदर तक जलाए जा रही थी। कनिष्क का गुस्सा धीरे धीरे उबालने लगा था। वह नैन्सी की मुस्कुराहट को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में जो नाटक और चालाकी थी उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। नैन्सी बेहद शांत और आराम से बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही सब कुछ सामान्य हुआ है। एक एक निवाला बड़े इत्मीनान से खा रही थी और बीच बीच में कनिष्क की ओर देखती और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी प्लेट की ओर लौट जाती, जिससे कनिष्क और भी ज़्यादा गुस्से से भर जाता था। वहीं चेयरमैन सर यह सब आराम से देख सक रहे थे, इसीलिए उन्होंने धीरे से नैन्सी के कानों में कहा, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? उसे गुस्सा दिलाना बंद करो। जिस पर नैन्सी ने अपना मुंह बनाया और फिर मुंह बनाते हुए कहा, ये बात आपको अपने बेटे से नहीं बोलनी चाहिए थी। कैसे देखिए कैसे गुस्से से मुझे घूर रहा है, जैसे मुझे अभी जलाकर राख कर देगा। जिस पर चेयरमैन सर कुछ कह ही नहीं सके। वहीं कनिष्क के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसने गुस्से से अपने मन में कहा, ये नाटक कब तक चलेगा? मैं कैसे इसे बर्दाश्त करूं? हर बार जब इसे मैं देखता हूँ मुझे अपनी असली बहन की याद आती है, और ये बहरूपिया, लेकिन इसे सब कुछ मजाक लगता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी को कनिष्क के मन की हालत का अंदाजा था। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ फिर से उसकी ओर देखा और जैसे उसकी इस हरकत से कनिष्क के भीतर के आग को और भड़का दिया, लेकिन मृदुला जी के सामने वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद मृदुला जी ने सबको प्लेटें दिखाते हुए कहा, कनिष्क, तू ठीक से खा रहा है ना बेटा? मुझे लग रहा है तू परेशान सा दिख रहा है। जिस पर कनिष्क ने अपनी माँ की आवाज़ को सुनते ही एक मजबूर से मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हाँ माँ, सब कुछ ठीक है।
मैं खा रहा हूँ। और वह धीरे से खाना खाने लगा, लेकिन उसकी नज़रें अब भी नैन्सी पर टिकी थी। वह निवाला ऐसे खा रहा था जैसे वह नैन्सी के छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाना चाहता हो। कनिष्क ने जैसे तैसे अपना नाश्ता खत्म किया, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं नैन्सी ने अब उसे चिढ़ाना बंद कर दिया था। वह अच्छे से नाश्ता करने लगी थी। तभी तिया ने जल्दी से आते हुए हड़बड़ा कर कहा, बॉस, एक प्रॉब्लम आ गई है, हमें अभी निकलना होगा। जैसे ही सभी ने टिया की बात सुनी तो सभी लोग टिया की तरफ देखने लगे, जिसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसकी बात को सुनकर नैन्सी जल्दी से खड़े होते हुए कहा, मेरा नाश्ता हो गया माँ, मैं निकलती हूँ। जिस पर मृदुला जी ने कुछ कहते कि नैन्सी ने एक नज़र चेयरमैन सर की तरफ देखा और उन्हें कुछ इशारा किया और फिर वहां से टिया के साथ लंबे लंबे कदम को रखते हुए वहां से निकल गई। वहीं उसके जाते देख कनिष्क ने कुछ सोचा और वह भी जल्दी से नैन्सी के पीछे भागा। उन्हें भागते देखकर नताशा भी निकल गई। वहीं उन्हें जाता देखकर मृदुला जी ने परेशानी से कहा, ये बच्चे भी ना, क्या हुआ है जो ऐसे नाश्ते के बीच से उठकर भाग गए, ऐसा कौन करता है। जिस पर चेयरमैन सर ने कहा, कोई बात नहीं भाग्यमान, आप अपना नाश्ता कीजिए, बच्चे भी आ जाएंगे, बस आप फिक्र मत करिए, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन वह मान ही नहीं रही थी। लेकिन चेयरमैन सर के काफ़ी समझाने के बाद वह मान गई और नाश्ते को करने लगी थी। वहीं कनिष्क जब बाहर पहुंचा तो नैन्सी कार में बैठकर वहां से निकलने वाली थी कि कनिष्क जल्दी से उसके कार के सामने आ गया, जिससे ड्राइवर ने एक झटके के साथ कार को रोक दिया। वहीं नैन्सी की जोरदार झटका लगा। उसने गुस्से से कार के सामने देखा। टिया से सारी बातें जानने के बाद नैन्सी का गुस्सा ऑलरेडी ही 7वें आसमान पर था और अब उसे सामने देखकर उसका खून खौल गया। और फिर वह कनिष्क गुस्से से बाहर निकलते हुए गुस्से के साथ बोली, कनिष्क, यू लिटिल किड, क्या बेवकूफ़ी है, सीरियसली आर यू मैड, व्हाट आर यू डूइंग। मरना है तो कहीं और जाकर मरो ना, मेरी कार के सामने आकर मुझे जिंदगी भर जेल में चक्की भिजवाना कर चाहते हो क्या। उसकी बात को सुनकर नताशा ने गुस्से के साथ कहा, नैन्सी शट योर माउथ। जिस पर नैन्सी ने भी गुस्से के साथ आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, एंड यू शट अप डैम इट, मेरा दिमाग खराब मत करो, समझ में आया, हटो सामने से। यह कहते हुए उसने गुस्से के साथ कनिष्क की तरफ देखा, जिस पर कनिष्क ने भी गुस्से के साथ कहा, अपनी आवाज़ नीचे करो, नौकर नहीं हो तुम्हारे जो तुम चिल्ला कर सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी बहन पर चिल्लाने की। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। उसकी बात को सुनकर नैन्सी ने भी गुस्से के साथ कहा, क्या मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने आई हूँ, मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, चुपचाप से रास्ते से हटो, मुझे तुम पर जैसे आधे दिमाग वालों के मुंह नहीं लगना। जिस पर कनिष्क गुस्से से नैन्सी की तरफ बढ़ने लगा। व्हाट द, आई विल किल यू डैम इट। वह गुस्से से कांप रहा था। जिस पर नैन्सी ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, ओ रियली, नाउ किल मी, किल मी। जिस पर दोनों ही गुस्से से एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देख रहे थे। उन्हें इतने गुस्से में देखकर जल्दी से टिया और नताशा उन दोनों के पास आई और उन दोनों को दूर किया। वहीं नैन्सी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और जल्दी से कार के दरवाजे को खोल दिया और उसमें बैठकर चलाने को कहा। वही कनिष्क उसे ही घूर रहा था। थोड़ी देर बाद वह सारी गाड़ियां वहां से निकल गई, जिस पर कनिष्क ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा तुम्हारी। जिस पर नताशा ने उसे जल्दी से शांत करते हुए कहा, भाई शांत हो जाओ, गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उसे सबक सिखाने के लिए कुछ और प्लान बनाना होगा। जिस पर कनिष्क ने अपने हाथ को छुड़ाया और वह गुस्से से वहाँ से चला गया। वहीं कुछ सोच नताशा भी उसके पीछे पीछे चली गई। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के घने जंगलों के बीचों बीच हल्की बारिश से थके हुए फार्म हाउस के बाहर नैन्सी की कारों का काफिला रुका। काली BMW कार की लंबी लाइनों के रुकते ही बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर आए और नैन्सी के कार का दरवाजा जल्दी से खोल दिया। दरवाजा खोलते ही नैन्सी तेजी के साथ कार से बाहर आई और उसके साथ चलने वाले सशस्त्र बॉडीगार्ड और माहौल में पहली बेचैनी बाहर के माहौल को और भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया था। नैन्सी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में ऐसी चिंगारी थी कि अगर इस वक्त कोई भी उसके रास्ते में आया तो वह
बिना कुछ बोले समझे उसे पूरे तरीके से खत्म कर देगी। उसके कदमों की रफ्तार से ही उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे जैसे उसके कदम अंदर की ओर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उसके पीछे चल रहे सभी बॉडीगार्ड्स के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आ गई थी। नैन्सी के पीछे पीछे टिया चल रही थी। उसने उसने अपने चेहरे पर गंभीरता का भाव लिए हुए उसे नैन्सी के गुस्से को हमेशा की आदत थी, जिस वजह से वह पहले से ही कई और ज़्यादा शांत थी। वहीं सभी बॉडीगार्ड नैन्सी के सामने झुककर उसे ग्रीट कर रहे थे, लेकिन नैन्सी ने एक बार उस बॉडीगार्ड की तरफ देखा भी नहीं। नैन्सी की नज़रें तो फार्म हाउस के उन डार्क रूम की ओर थी जहाँ पर खून की हल्की सी गंध आ रही थी। जैसे ही नैन्सी ने उस कमरे में कदम रखा, अंदर का दृश्य देखकर एक पल के लिए तो टिया के पैर भी लड़खड़ा गए थे, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया था। एक आदमी बुरी तरीके से खून से सना हुआ जमीन पर तड़प रहा था। उसके शरीर पर चोटों के अनगिनत निशान थे। खून से भीगी हुई उसकी शर्ट इस बात का सबूत दे रही थी कि कमरों में चारों तरफ अंधेरा था। बस एक कमजोरी सी रोशनी उस आदमी के चेहरे और नैन्सी के पैरों तक पहुंच रही थी, लेकिन नैन्सी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, ना ही दया ना ही घृणा, कुछ भी नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सप्रेशन लेस था, जैसे ही वह उसके लिए बिल्कुल सब मामूली हो। वह शांति से जाकर वहां पर रखी हुई किंग साइज चेयर पर जाकर बैठ गई और उसने अपने एक पैर को ऊपर से दूसरा पैर रख लिया, जिस पर जैसे वह किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने लंबे कोट को हल्के से समेटते हुए ठंडी मगर घबराहट को पैदा कर देने वाली आवाज में उस आदमी को घूरते हुए कहा, माल कहाँ पर है? यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। घायल आदमी ने मुश्किल से अपनी धुंधली आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह सही से देख भी नहीं पा रहा था। नैन्सी ने ठंडे लहजे में, वही ठंडापन था जो किसी की भी रूह को जमा सकता था। उसकी नजरें आदमी पर ही टिकी हुई थी, जैसे वह उसकी हर सांस को नाप रही हो। जब जब कोई जवाब नहीं मिला तो नैन्सी ने एक बार फिर अपनी ठंडी आवाज में कहा, इस बार और भी तीखेपन के साथ, किसके कहने पर तुमने ये किया है, बताओ मुझे। उसकी आवाज़ जैसे किसी की गर्दन पर तलवार रख दी गई हो, ऐसी मालूम सुनाई दे रही थी। आदमी ने कांपते हुए अपने होठ खोलना चाहा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी और नैन्सी की आंखों में गुस्से की आग और बढ़ गई थी। नैन्सी ने जल्दी से लड़कियों की बात को सुनते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से बोलो, मेरे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। नैन्सी की आवाज़ में अब खतरे की सांप धमकी थी। कमरे में सन्नाटा और भी ज़्यादा गहरा हुआ। टेर दूर खड़ी वह सने हुए आदमी के बीच इस खौफनाक खेल को देख रही थी, बिना किसी हस्तक्षेप के किए। नैन्सी का चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। तो आगे बस कहानी सुनने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप माफिया से रिलेटेड कोई भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो स्क्रिप्टेड ड्रीम्स ऑफ लव, जहाँ पर पहले ये स्टोरी पोस्ट की गई थी, वहाँ पर मैंने एक नई स्टोरी को स्टार्ट किया है। आप प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर सुने। थैंक यू सो मच।